everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, हम कवर कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक का 6th एडिशन भारत की राजव्यवस्था, जिसमें हम संविधान का निर्माण कवर करते हुए आज लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं। हमने अब तक संविधान सभा की मांग को देख लिया था, संविधान सभा के गठन को देख लिया था, कार्य प्रणाली को देख लिया था, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था और देख लिया था कि संविधान सभा पर किन किन विचारधाराओं ने अपना प्रभाव डाला था। इन सब बातों को हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे जो ज़रूरी पॉइंट है संविधान सभा की आलोचना के बारे में। उसके बाद में हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। स्पीड बढ़ाने का मतलब ये है कि दिन में 2 से 3 वीडियोस डाल दिया करेंगे ताकि अपना सिलेबस जल्दी कवर हो जाए और रिवीजन का टाइम हमें अच्छे से मिल जाए। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के अबाउट में जाकर मिलेगा। वहाँ पर ब्लू कलर के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा टेलीग्राम का, और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा चैनल पर पहुँच जाएंगे। ओके, और वीडियो का पासवर्ड है पीडीएफ का पासवर्ड है 6622। ओके, 6622 पीडीएफ का पासवर्ड है। अब समझते हैं अपने संविधान सभा की आलोचना। देखिए, कोई भी काम अपने करते हैं तो उस काम के कुछ सही बातें होती है, उसके पक्ष में कुछ लोग बोलते हैं कि, और कुछ लोग विपक्ष में बोलते हैं। तो ऐसा तो था नहीं कि संविधान सभा बैठेगी और उसका कोई विरोध नहीं करेगा, उसकी कोई आलोचना नहीं करेगा। तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने संविधान सभा की आलोचना भी की। तो उन आलोचकों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि उन आलोचकों ने क्या क्या दलीलें दी इस संविधान सभा के बारे में। तो पहली बात ये है, कहा गया कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है। जैसा कि हमने जाना था कि जो संविधान सभा है उसका जो चयन हुआ है, संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन हुआ है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी विधान परिषद जो थी बनी हुई थी, वहाँ से सदस्यों को चुनकर भेजा गया था, ना कि कोई सीधा मतदान हुआ है कि ये लोग संविधान सभा में बैठेंगे। तो प्रतिनिधि निकाय नहीं था। आलोचकों ने दलील दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। हालांकि हम लोगों ने शुरुआत में ही कहा था, है ना, कि जो भारतीय संविधान सभा होगी उसका जो चयन होगा, उसके सदस्यों का जो चयन होगा वो होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। लेकिन हुआ क्या आगे चलकर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए इस बात से थोड़ा लोग नाराज हुए और कहा कि आप लोगों ने ये कहा था पहले कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये बात थी आलोचकों की। फिर बात करते हैं संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा जो थी वो संप्रभु निकाय नहीं थी। संप्रभु निकाय नहीं होने का मतलब क्या था कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं अंग्रेजों का कोई ना कोई प्रभाव तो जरूर था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त अभी आज़ादी मिली नहीं थी, हमें आज़ादी मिली नहीं थी, तो हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे। तो ये स्वतंत्र संप्रभु निकाय नहीं थी। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ है। बिल्कुल, ये हमें पता ही है। जब कैबिनेट मिशन आता है तो उन्होंने अपने जो कुछ सिफारिशें भेजी थी उसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, है ना। तो ये बात इसके अंदर आलोचना के अंदर आती है कि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। उस वक्त हमारे पास पूरी स्वतंत्रता नहीं थी, हमारे पास पूरी पावर नहीं थी। जब तक पावर नहीं होगी तो हमें कैसे ना कैसे करके किसी ना किसी के अंडर में तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर संविधान सभा पूरी तरीके से क्या थी, संप्रभु नहीं थी। क्लियर है? तो क्लियर हो गई ये दोनों बातें कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो सीधे चुने हुए नहीं थे। संप्रभुता का अभाव है, समय की बर्बादी है। ये जो हमारा संविधान है ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी लंबा संविधान हो जाता है। तो ये कहते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका के जो सदस्य थे, वहाँ के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने केवल 4 महीने में अपना काम पूरा कर दिया था। ठीक है, जो निराजुद्दीन अहमद जो थे उन्होंने कहा संविधान सभा के सदस्यों के लिए उन्होंने अवमानना दर्शाने के लिए एक प्रारूप समिति जो थी ना, जो संविधान सभा के अंदर बैठ के संविधान लिखने का काम जो करती थी, उसके लिए उन्होंने कहा अपवहन की समिति है, समय बर्बाद करने की समिति है। जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उस समिति को इन्होंने अपवहन समिति कहा कि बिल्कुल समय को बर्बाद करने वाली
समिति थी, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देश के संविधान को 4 महीने में तैयार कर दिया गया, लेकिन हमने लगभग 2 साल का समय लिया है। तो ये क्या है, पूरी तरीके से समय की बर्बादी है। तो मुझे लगता है ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। प्रतिनिधि निकाय नहीं थी क्योंकि चुनाव सीधा नहीं हुआ था। प्रभुता का अभाव, कैसे किसी न किसी तौर पर किसी न किसी बात से तो हमें ब्रिटिश सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। और क्या था कि जो हमारा जो ये संविधान सभा जो थी वो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर निर्मित थी। फिर बात आई समय की बर्बादी। समय की बर्बादी इसीलिए कहा गया क्योंकि हमारे संविधान को बनने में कम से कम 2 साल का समय लगा। इसीलिए आलोचकों ने इस बात को, ठीक है, बिल्कुल जोर दिया इस बात पर कि इतना ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अमेरिका जैसे बड़े देश ने केवल 4 महीने में अपना काम पूरा कर लिया था। तो इसकी वजह क्या थी, समय बर्बादी की, जो ये कह रहे हैं। तो हमारे जो देश है, भारत जो देश है, ये विविधताओं से पूर्ण देश है, ठीक है। इसके यहाँ पर संपन्न लोग भी है, पिछड़े लोग भी है। ऐसा नहीं है कि हम संपन्न को संपन्न करते रहे और पिछड़ों को कोई अधिकार ही ना दे। जैसे अमेरिका के अंदर पहले महिलाओं को अधिकार नहीं थे, ब्लैक लोग जो थे उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, बाद में चलकर उनको अधिकार मिले। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे संविधान में जैसे हमें आज़ादी मिली, संविधान में उसी वक्त महिलाओं को, पिछड़े वर्गों को, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों को भी शामिल कर दिया गया संपन्न लोगों के साथ में। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। ये उस वक्त ये बात सोची गई कि जब हमारी भारत की आज़ादी हो रही थी, आज़ादी के लिए जब संघर्ष किया जा रहा था, तो उस संघर्ष में महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने अपना योगदान दिया है, बच्चों से लेकर हर एक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है। तो उनको क्यों इंतज़ार करना पड़े आज़ादी के लिए, है ना, कि उनको अलग से क्यों संघर्ष करना पड़े अपने अधिकारों के लिए। तो क्यों ना हम उन सब बातों को अपने संविधान के अंदर लिख दें, जिससे आगे चलकर इन लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, काफ़ी टाइम भी लगा, लेकिन हर बात को शामिल करने में ये टाइम गलत नहीं है। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कांग्रेस का प्रभुत्व, ठीक है। कांग्रेस का प्रभुत्व कहा जाता है कि जो हमारी संविधान सभा है वहाँ पर केवल कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। कांग्रेसियों का प्रभुत्व क्यों था, क्योंकि यहाँ पर बड़ी, है ना, संख्या के अंदर कांग्रेसी ज़्यादा शामिल थे, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, कांग्रेस ही भारत है। यानी कि जो सभा है, सभा के अंदर ज़्यादातर लोग कौन थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ठीक है। इस वजह से कहा गया कि कांग्रेस का प्रभुत्व है, तो कांग्रेस ने अपनी मनमानी की है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बात ठीक है कि कांग्रेसियों का प्रभुत्व है, लेकिन अलग अलग निकायों से भी लोगों को इस सभा में, ठीक है, आने का मौका मिला है। जो लोग इस यहाँ पर बैठने के लिए योग्य थे, उन सब लोगों को इस क्षेत्र के अंदर संविधान सभा के क्षेत्र के अंदर अपना योगदान देने का पूरा मौका दिया गया था, ठीक है। तो कांग्रेस का प्रभुत्व, एक ये आलोचना हो जाती है। दूसरी आलोचना होती है कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, ठीक है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अन्य वर्गों को, यहाँ पर जो लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है, वकील थे, ठीक है, वकील थे, और वकीलों की वजह से ये जो संविधान है ये काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर विभिन्न अलग अलग पेशेवरों के लोगों को इस संविधान सभा के अंदर शामिल किया जाता तो शायद संविधान का जो आकार है और उसकी जो जटिल भाषा है वो थोड़ी आसान हो जाती, ठीक है। जटिल भाषा जो है वो हर एक किसी को संविधान समझ में भी नहीं आता है। देखिए, आज हम पढ़ लिख गए हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन संविधान के समझने के लिए हमें अलग से क्लासेस लगानी पड़ती है। तो इतनी जटिल भाषा है, ठीक है। जटिल भाषा होने की वजह से और आकार बड़ा होने की वजह इन्होंने कहा कि वकीलों और राजनीतिज्ञों के शामिल होने का एक बड़ा कारण है, क्लियर है। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व रहा है, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है। और फिर ये कह रहे हैं हिंदुओं का प्रभुत्व रहा है। हिंदुओं का प्रभुत्व कैसे रहा है, वेट,
कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व रहा है। लॉर्ड विस्काउंट ने हिंदुओं का इसे निकाय कहा। इसी प्रकार वेस्टर्न चर्चिल ने टिप्पणी की, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन अपने कह सकते हैं कि संविधान सभा के अंदर जो विभिन्न सदस्य थे वहाँ हिंदू से लेकर मुस्लिम और पिछड़े वर्गों तक के लोग शामिल थे। और जो संविधान जो लिखा गया है वो सर्वसम्मति से लिखा गया है, ना कि बहुमत के आधार पर। अगर हम कहें कि बड़ी प्रभुत्व रहा है, प्रभुत्व तो चाहे रहा हो, लेकिन हमने जब संविधान लिखा है तो सर्वसम्मति के आधार पर लिखा है, ना कि बहुमत के आधार पर। अगर बहुमत के आधार पर लिखा जाता तब हम कह सकते थे कि ये हिंदुओं का प्रभुत्व यहाँ पर रहा और संविधान पर हिंदुओं के, है ना, प्रभुत्व का होने का हम असर भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई एक विशेष वर्ग ने संविधान को प्रभावित नहीं किया है। सर्वसम्मति से इस संविधान को स्वीकार किया गया है। सर्वसम्मति से जो बातें, जिन बातों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, संविधान सभा के सदस्यों ने जिन बातों को स्वीकार नहीं किया तो उसके लिए वोटिंग नहीं किया, उसके लिए सर्वसम्मति का रास्ता अपनाया गया कि हाँ, अगर आपकी जो बात है वो बताइए। ठीक है, जैसे मूल अधिकार है, मूल अधिकार के अंदर संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ठीक। जो चीज़ नहीं ठीक और जो चीज़ ठीक है उसको मर्ज करके इन्होंने मूल अधिकारों के अंदर, संपत्ति के अधिकार के अंदर शामिल कर दिया। जैसे कि अपने एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक होता है राष्ट्रपति शासन, अध्यक्षात्मक शासन। ठीक है, और एक होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो हमने अध्यात्मक नहीं स्वीकार की क्योंकि इसके पक्ष में लोग थे नहीं, और जो लोग पक्ष में थे उनकी भी बातों को शामिल करते हुए हमने राष्ट्रपति जैसे पद को चुना। ठीक है, राष्ट्रपति के पद को चुना और राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग जैसे प्रस्तावना को स्वीकार किया। ठीक है, ये जो महाभियोग का जो सिस्टम है ये कहाँ से आता है? अध्यात्मक शासन से ही आता है ना कि संसात्मक, जो हमारा ये संघात्मक शासन है वहाँ से आता है। ठीक है, महाभियोग वाला सिस्टम ये हमने अमेरिका से लिया है, और अमेरिका में क्या है? अध्यात्मक है। हमने सर्वसम्मति का रास्ता अपनाया। ये सब बातें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम विशेषताओं को कवर करेंगे। लेकिन ये जो हिंदुओं का प्रभुत्व है यहाँ पर हम इस बात को कट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी बहुमत को लेकर बात नहीं हुई थी, यहाँ पर सर्वसम्मति को लेकर बात हुई थी। इसीलिए किसी विशेष वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार करना ये कहीं भी उचित नहीं लगता है। तो मुझे लगता है ये 6 पॉइंट आपको समझ आए। 3 पॉइंट में तो हमने प्रभुत्व की बात की, कांग्रेस का, वकीलों और राजनीतियों का प्रभुत्व और हिंदुओं का प्रभुत्व। उसके अलावा हमने संप्रभुता का अभाव देखा। हमने देखा कि कहा समय की बर्बादी है, और साथ में कहा कि ये प्रतिनिधित्व निकाय नहीं है। तो मुझे लगता है अब संविधान सभा की जब आलोचना आपको लिखनी होगी तो आप लिख सकते हैं समालोचनात्मक परीक्षण। अगर आपको करना होगा समालोचनात्मक, यानी कि आपको बुराई के साथ में आपको अच्छाई भी करनी है। ठीक है, विपक्ष में तो आपको लिखना ही है, लेकिन पक्ष में अपने तर्क जरूर देने हैं, तो आप पक्ष में तर्क दे सकते हैं। ठीक है, एक बार लिखने की जरूर कोशिश करें। ओके, इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा जिसका पासवर्ड है 6622। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एथिक्स का नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा थोड़ी देर में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।